बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम से आजकल बाहर आप आवाम में कहीं भी जाके बात कर लें, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सुनने को मिलता है कि जी हालात वाकई बुरे हैं, इकॉनमी ख़राब हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अखराजात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं और अब हुकूमत क्या कर रही है, ये हर किसी का सवाल है। हुकूमत से आप बात करें तो आपको बताया जाता है कि माजी के जो हुक्मरान रहे हैं, जो माजी की हुकूमतें रही हैं, वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके चली गई हैं। इकॉनमी जो है वो तबाह हाली का शिकार उनकी वजह से है। दूसरी तरफ जो एहतसाब है वो कहते हैं कि हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, NRO नहीं होगा, कोई डील या ढील किसी को नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ अपोजिशन इन्हीं तमाम चीज़ों को बेस बनाकर, जो कि आज अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी पूछें तो वो कहते हैं कि अब मौलाना के धरने में शामिल होना हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि अवाम हमें फोर्स करती है। हल्के के लोग कहते हैं कि जी हालात इतने बुरे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी जाने मौलाना साहब की जो धरने की तैयारियां हैं वो भी अपने अरूज पर नजर आ रही हैं। जिस अंदाज में मुख्तलिफ वीडियोस बाहर आ रही हैं, उनके जो रजाकार हैं, जो वर्कर्स हैं, बाकायदा तौर पर उनकी मशक़ें, उनकी एक्सरसाइजेज जो हैं, उनके मनाजिर अब देखने को मिल रहे हैं। 31 तारीख का ऐलान बाकायदा कर दिया गया है। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक वफ्द मुलाकात भी करेगा मौलाना से पेशावर में, और इस स्ट्रेटजी के हवाले से कि कैसे करना है, कितने अरसे का धरना होगा। क्योंकि हमने परसों जब अपने प्रोग्राम में इसी के हवाले से डिटेल पूछी थी तो उन्होंने कहा था कि 31 को हम आएंगे इस्लामाबाद में, और उसके बाद क्या करेंगे, कितने दिन का धरना होगा, वो हम इस्लामाबाद एंटर होने के बाद बाकायदा प्लान जो है मनसूबाबंदी इस हवाले से करेंगे और बताएंगे। दूसरी जानिब बड़ा हुकूमत के को एक क्रेडिट भी जाता है वज़ीर आज़म साहब की, अगर हम बात करें, और जिसको इस धरने से वो जोड़ भी रहे हैं। वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीर का मुकदमा जितनी खुश असलूबी से, जितने अच्छे और भरपूर अंदाज में यूनाइटेड नेशंस में जनरल असम्बली के सेशन में अपनी तकरीर के दौरान उठाया, और जिस अंदाज में उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय असल जो चेहरा है वो दिखाया, वो चीज़ वो कहते हैं कि जो अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब बड़े अच्छे और बड़े उभर के एक लीडर के तौर पर सामने आए हैं आलमी मंजरनामे पे, इसलिए मौलाना साहब की टाइमिंग पे हुकूमत एतराज़ करती दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशन की ही जनरल असम्बली में आपको याद होगा कि जब रीजन के हवाले से भी बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान, तो उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया के हवाले से जिक्र किया था। वहाँ पर ये भी बात हुई थी कि सऊदी अरब की तरफ से और अमेरिका की तरफ से उनको सालिसी का किरदार अदा करने का कहा भी गया है। आज वज़ीर आज़म का दौरा ईरान भी हमने देखा है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं कि वो नहीं चाहते कि सऊदी अरेबिया का और ईरान का कोई तनाज़ा हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ख़त्ते की मईशत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आगाज़ ज़रा करते हैं वज़ीर आज़म के दौरा ईरान से, और फिर आगे चल के जो सियासी मंजरनामा बनता नज़र आ रहा है, जो सियासी मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे। हुकूमत की अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस क्यों मुतासिर कुन नहीं साबित हो रही अभी तक, इन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। I'm joined by a very distinguished panel of analysts with me today. इस्लामाबाद में एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महमल सरफराज साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, और आगाज़ हम करते हैं नजमुद्दीन शेख साहब से, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब। सबसे पहले तो ये ज़रा वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा ईरान आज हमें नज़र आया है, अब मंगल को उन्होंने सऊदी अरेबिया भी जाना है। आज उन्होंने कहा कि ये हम सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, ये हम एक तरीके से सहूलतकारी जो है वो कर रहे हैं। सो किस किस्म की सहूलतकारी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है? सऊदी अरेबिया क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है, और पाकिस्तान कैसे अपना एक इफ़ेक्टिव किरदार अदा कर सकता है? देखिए, जैसे आपने जिक्र किया कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमसे सालिसी का कहा गया है, सऊदी अरेबिया ने कहा है, अमेरिका ने कहा है, और ईरान हमसे पहले इस किस्म की बात कर चुका है। तो अब जब ये पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि आज वो ईरान गए, जबकि पहले उनका प्रोग्राम बरनामा पहले ये था कि वो सऊदी अरेबिया जाएंगे और उसके बाद ईरान जाएंगे। वो बदल के वो पहले ईरान गए हैं, क्योंकि उसकी अहमियत पहचानना ज़रूरी थी, और ये जानना ज़रूरी था कि ईरान ने इसरार किया कि अगर आप कोई किरदार अदा करना चाहते हैं
तो और ईरान और पाकिस्तान की पड़ोसी और बरदराना जो रिश्ता है उसको कायम रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पहले हमारे यहाँ आएँ और उसके बाद सऊदी अरेबिया जाएँ। और मुझे यकीन है कि सऊदी अरेबिया ने इसके साथ इत्तेफाक किया है और इस वजह से ये प्रोग्राम इस नौइयत का बना। अच्छा, अब किया क्या उन्होंने सऊदी अरेबिया ईरान में, जब उन्होंने कहा कि सब हम यहाँ पे सहूलतकार हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमसे ये चीज़ें कहीं नहीं गई हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, और अगर यहाँ पे तनाज़ा कम करना है या इस खित्ते को जंग से बचाना है, तो उसमें जो किरदार अदा करना है वो सलासी का ही है कि किसी तरह इन दोनों ममालिक के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए निशाने पहले आ चुके हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा है, सऊदी अरेबिया ने अपने एलचियों के ज़रिए, इनफॉर्मल एलचियों के ज़रिए ईरान के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया है, लेकिन जब इमरान खान साहब की हैसियत का बंदा इसमें एक किरदार अदा करेगा तो इसको आगे बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हैं। वो कहते रहेंगे कि मैं सहूलतकार हूँ, मैं सलासी नहीं कर रहा, लेकिन अल्टीमेट पर्पस यही है कि हो, क्योंकि अब ईरान के पास भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उनकी इक़्तिसादी सूरत हाल बिगड़ रही है, लेकिन चूँकि अब ट्रंप ने भी वाज़े कर दिया है कि मैं दफ़ा सऊदी अरेबिया करूँगा, सऊदी अरेबिया से पैसे लेता रहूँगा और 3000 बंदे मैं भेज भी दूँगा, लेकिन ये इसके लिए नहीं होगा कि मैं जंग ईरान पे करने के लिए तैयार हूँ। सही है। आपने एक चीज़ कही कि कहते रहेंगे वो कि सहूलतकारी मैं कर रहा हूँ, सालिसी नहीं है, लेकिन आपने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के स्टैचर का बंदा जब बात करेगा, डायलॉग करेगा तो फ़र्क पड़ेगा। महमल, मैं आपसे भी इसी सिलसिले से जानना चाहूँगी कि ये जिस तरीके से सहूलतकारी कह लें, सालिसी कह लें, जो भी इसको नाम दे लें, आपको क्या लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब किस किस्म का और कितना मौसर किरदार जो है वो इसमें अदा कर सकते हैं? या फिर एक और चीज़ हमेशा पाकिस्तान के हवाले से कही जाती है कि भाई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब तक आप बात नहीं करते तब तक कोई हल किसी भी मामले का नहीं निकलता, तो क्या हम उस पोजीशन में हैं? देखिए सादिया, पहली चीज़ तो ये कि खान साहब ने अमेरिका में ये कहा था कि मुझे सदर ट्रंप ने और मुझे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा है कि मैं सालसी का किरदार अदा करूं, तो वाइट हाउस से उसका डिनायल आ गया था कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि खान साहब ने ये बात ही ब्रॉट इट अप, तो वो फिर उसके ऊपर के ठीक है अगर आप करना चाहते हैं, बट लाइक ये नहीं कि हमने इनको कोई रिक्वेस्ट किया है। फिर अभी जब ये बात मीडिया के अंदर आई कि मोहम्मद बिन सलमान का कोई ख़त लेकर ये जा रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ है, तो पाकिस्तान ने खुद डिनाई कर दिया। उन्होंने वही बात जो अभी नजमुद्दीन शेख साहब ने की है कि हम तो खुद वैसे ही चाह रहे हैं कि रीजनल पीस हो और जो खित्ता है मिडल ईस्ट का उसके अंदर कोई इस किस्म की जंग बंदी और इस किस्म की चीज़ ना हो। बात ये देखिए, जो आपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात की है ना, ये बहुत मैटर करती है। हाँ, हम इस वक्त बहुत परेशान हैं क्योंकि जाहिर बात है ईरान बिल्कुल हमारा बॉर्डर है उनके साथ, उनके साथ पुराने ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ एक अफगानिस्तान का भी मसला है, उधर भी पीस टॉक्स चल रही हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि एक तरफ अगर खुदा न खास्ता ईरान के अंदर कोई ये जंग हो जाती है या कोई अटैक हो जाता है सऊदी अरब से या अमेरिका से या उनके एलाइज से, तो वो जाहिर बात है स्पिल ओवर हमारे पास भी आएगा, जिस तरह के अफगानिस्तान की जंग का भी आया पहले भी और अभी तक उसके हम नताइज भुगत रहे हैं। फिर इंडिया के साथ एक कश्मीर का मामला चल रहा है, तो क्या हम अपने 3 फ्रंट खोल देंगे? तो इसलिए हम तो जाहिर बात है परेशान है। हम तो चाहेंगे कि ईरान वाला फ्रंट बंद ही रहे और वह ऐसी कोई चीज ना हो। तो गए हम इसलिए ईरान है, ईरान जाहिर बात है बिल्कुल हमारा वो हमें वेलकम भी कर रहा है, वो चाहता भी है हम कोई सालसी या मीडिएशन करे। हम जाएंगे जब सऊदी अरब के पास, क्या सऊदी अरब हमारी सुनेगा कि नहीं? बात तो ये है, क्योंकि आप ये देखिए कि जब हमने कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन करानी थी UNHRC में, उसके लिए हमारे पास 16 वोट भी नहीं हो सके कि हम एक एप्लीकेशन दे सकें। 24 तो चाहिए होते रेजोल्यूशन के लिए और 16 में से गालिबन 15 तो OIC ममालिक के ही होने थे। तो जब हम OIC ममालिक को ही नहीं मना सके, और फिर आपको पता है कि किसी भी गल्फ कंट्री ने इंडिया को कंडेम नहीं किया था। हमारे से बिल्कुल ताल्लुकात होंगे, लेकिन बात यह कि आप देखिए ना, सऊदी अरब से तो हम पैसे लेते हैं ना,
यूएई से तो हम पैसे लेते हैं ना, हमने उनके एहसान लिए हुए, हम उन पे क्या करेंगे। फिर जो यमन वॉर के अंदर जो हमारा एक्चुअली जब हमने न्यूट्रल रहने की हमने करारदाद पास की थी, वो सऊदी अरब को पसंद नहीं आई थी। हालांकि वो बिल्कुल सही चीज थी, पाकिस्तान को एक्चुअली इन चीजों में न्यूट्रल ही रहना चाहिए, क्योंकि एक आपका नेबर है, दूसरे से आपके जो है वो ताल्लुकात ट्रेड के और पार्टनरशिप या जो भी आप कह लें, आपके उस तरीके के ताल्लुकात भी हैं, तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। हाँ, मनाने की कोशिश जरूर जारी रखनी चाहिए, लेकिन क्या वो आपकी सुनेंगे कि नहीं, ये बहुत मैटर करते हैं। जनरल अमजद शोएब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जो महमल ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक ताल्लुक होना, दोस्ती होना, मरासिम होने में और आपका असर रसूख होने में बड़ा फ़र्क है। तो आप मनाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आया आपकी वो सुनते भी हैं कि नहीं? पाकिस्तान किस पोजीशन में? अब सूरत हाल इस वक्त जो बन गई है ना, वो ये बन गई है कि आमतौर पे लोग ये कहा करते हैं कि जो अभी जो बात कर रही थी मैमन की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात होनी चाहिए, लेकिन रीजन में जिस तरीके से सादिया डेवलपमेंट हुई है, अब आप देख लें इस वक्त पोजीशन ऑफ वीकनेस से दोनों बात कर रहे हैं, सऊदी अरब भी और ईरान भी। अभी आप देख लें 2 स्टेटमेंट आए हैं, आप देख लें थोड़ी देर पहले तक हालत ये थी कि जंग होने वाली है, दोनों ने शदीद बयान एक दूसरे के खिलाफ दिए। लगता था कि ट्रम्प साहब ने तो जिसको कहना चाहिए जलती हुए तेल फेंका जी, बंदे भी भेजेंगे, जहाज आ रहे हैं। अभी आप देख लें MBS ने ये कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि जी हम लड़ाई नहीं चाहते। उससे पहले उनके बयान बड़े सख्त आ रहे थे, लगता था कुछ होने जा रहा है। उधर से आप देख लें कि जो ईरान की तरफ से बयान आया उसमें भी बड़ा, जिसको कहना चाहिए, उनका ये कहना था कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सूरत हाल ख़राब हुई थी जब ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला किया गया, तो उसमें बड़ा गुस्सा था सऊदी अरब को भी और ख़ास तौर पे अमेरिका को भी, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। फौरी तौर पे जो करने का मसला पेश आ रहा है इमरान खान साहब को, वो यही है कि जी क्या इनकी बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। मेरा अपना ख्याल है कि असल इशू जो है ना वो यमन का है। ठीक है, 4 साल की जंग हो रही है, जो उन्होंने जिक्र भी किया, 4 साल की जंग है। अब देख लें कि कोई डिसाइसिव विक्ट्री किसी तरफ से नहीं हुई, और अमेरिका को भी पता है, और जो आपने देख लें 140 ममालिक की फ़ौज गई हुई है वहाँ पे, जिसमें सारी 43 इस्लामिक कंट्रीज़ की, वो अभी तक कोई काबिल ज़िक्र उसमें इसको कहना चाहिए कि कामयाबी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है दोनों इस वक्त चाह रहे हैं कि मामले को हल किया जाए। अब ये कहना कि जी सऊदी अरब चाहेगा कि कोई उनकी बात मानी जाए, सुनी जाए, मेरा ख्याल है दोनों को ज़रूरत है इस वक्त की। और इमरान देखें, इससे पहले भी ये आज का मसला नहीं, सऊदी अरब की सादिया और ईरान की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही है, चपकलिश चल रही है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है। हमारे हर दौर में नवाशी साहब से ने भी अपने तौर पर कुछ कोशिश की, जरदारी साहब ने भी, इवन बीबी मरुमा ने भी की कोशिश, लेकिन अब एक फॉर्मली जिस तरह रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से आती है तो वो एक जिम्मेदारी। लेकिन वो जो महमल ने कहा ना कि उन्होंने फिर उनका डिनाइल भी आ गया था, वो ये कह रही है ना कि उनका डिनाइल आ गया था कि ऐसी कोई बात नहीं की, हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। वो तो सबको पता है कि बाकायदा उनका बयान आया था, बाद में उनको किसी वजह से उन्होंने इसको चेंज किया। लेकिन सवाल ये है कि जी आप सालिसी नहीं कर रहे, सहूलतकारी कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि दोनों की पोजीशन इस वक्त हम देख रहे हैं रीजन में जो बड़ी मुश्किलात में घिरे हुए हैं, सऊदी अरब भी और उसके साथ ईरान भी। अब वो डेफिनेटली चाहेंगे कि कोई रास्ता बीच का निकले। मेरा ख्याल है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान कोशिश, जैसा हम कह रहे हैं कि कर तो बहुत अरसे से मुझे लगता है सिल्वर लाइनिंग मुझे नजर आ रही है कि नजर आ रही है मुझे कि कहने की बात बन सकती है। आपको भी सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है? और थोड़ा सा जनरल साहब जरा टाइमिंग पे भी बता दें, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कि भाई आपने ऑपोजिशन को सुना होगा, कल एहसन इकबाल भी बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ आपसे डेंगू नहीं कंट्रोल हो रहा, यहाँ पे अवाम के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा बॉर्डर पे LOC पे जो है वो फायरिंग हर दूसरे तीसरे रोज हो रही होती है, और वहाँ आप सालिसी करा रहे हैं अमेरिका, उसकी ईरान और सऊदी अरेबिया की। तुम्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं तुम्हें सुंदस नहीं कहूँगा। अब मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मैं पुराना जानता हूँ, तुम सादिया हो, सादिया हो। अच्छा, अब किस्सा ये है कि एहतशाम साहब ने बिल्कुल बात दुरुस्त की। जब नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ गए थे इसी मिशन पे, उस वक्त ईरान ने कुछ रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने नया उन दोनों ये यमन के ऊपर हमला किया हुआ था, और उनको फीलिंग ये थी कि अपनी एयर पावर वगैरह इस्तेमाल करके वो यमन को डेसिमेट कर देंगे, और बड़ा तो वो उस वक्त एक जोम में थे। आज दोनों एग्जॉस्टेड हैं हालात की वजह से। ठीक है, सऊदी अरेबिया यमन की जंग की वजह से, और फिर उनके बिन बुलाए अमरीकी फ़ौजें भेजते जा रहे हैं जिनका ख़र्चा उन पे है, और वो लाजमी बात है कि उनके लिए बेकार है, ला के रख देंगे। अमेरिकन के अपने मकासद हैं ईरान के ख़िलाफ़, तो नेचुरली ख़र्चा सऊदी देंगे।
और दूसरी तरफ यह है कि जंग उनको बड़ी महंगी पड़ रही है, किसी नतीजे पे लेके नहीं जा रहे। फिर ईरानियों के साथ ये हुआ कि ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो अमेरिका ने एक तरफा ख़त्म किया, उसके बाद सैंक्शंस इतनी शदीद हैं कि वो भी इस आइसोलेशन से बाहर आना चाहते हैं। तो इमरान खान को जो सिचुएशन मिली है, ये कंपैरेटिवली एक फेवरेबल हालात में वो गए हैं, जहाँ पे दोनों तरफ एक ख्वाहिश मौजूद है, एक इंक्लिनेशन मौजूद है कि किसी न किसी तरह मुज़ाकरात करके, चाहे उसका बरमला इजहार हो या ना हो, लेकिन डीप डाउन आप कह रहे हैं कि वो ये चाहते जरूर हैं। शान साहब बात कर रहे थे, बड़ी दुरुस्त है कि इमीडिएट जिस पे पाकिस्तान हेल्प करेगा वो है यमन का किस्सा। सऊदीज के लिए सबसे क्रूशल इस वक्त यमन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो फंसे पड़े हैं। लिहाजा वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरह यमन के मामले में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और ईरानियन भी चाहेंगे कि यमन में जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं वो रुकें, आवाम को वहाँ पे मेडिसिन, फूड वगैरह ये पहुँच सके। वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। तो इसलिए जहाँ दोनों के कुछ थोड़े से हमें कन्वर्ज होते नज़र आते हैं इंटरेस्ट, वो यमन ही लगता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ इसमें कामयाबी होगी। अब आपने बात की थी टाइमिंग्स की, वो उसमें मैं अर्ज करूं, पहली बात तो यह कि जब आपने हुकूमत चलानी होती है तो आप एक काम करने के लिए दूसरा रोक नहीं देते, पैरेलल आपको चीजें सब कुछ हो रहा होता है, पैरेलल आपको करना पड़ता है। उसमें बाद औक़ात प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ती हैं कि ये चीज़ ज़्यादा हमें इसको पहले कर लें, और उसका वो चीज़ें होती हैं। लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया का जो मसला ये हमारे लिए हमेशा से एक आजमाइश बना हुआ है, ख़ास तौर पर जब से शाह ईरान की हुकूमत ख़त्म हुई, क्योंकि शाह ईरान के वक्त में ये दोनों मुल्क अमेरिकन एलाइज थे और इनका आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब उसके बाद मसला बना, हमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं हमारे बॉर्डर्स पे, यहाँ पे स्मगलिंग भी है, यहाँ टेररिज्म है दोनों साइड पे, यहाँ चाबहार बन गई, इंडिया वहाँ से ऑपरेट कर रहा है, हमें बहुत सारे मसाइल हैं। हम नहीं चाहेंगे कि ईरान किसी भी शक्ल में डिस्टेबलाइज हो, बल्कि हम ईरान की गुडविल लेना चाहेंगे ताकि ईरान हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, उनकी गैस पाइपलाइन आ सके, वो रिफाइनरी बनाना चाहते थे हब के एरिया में, वो बने। हम दोनों मुल्कों को कहेंगे, ईरान को भी सऊदी अरेबिया को, कि भी अब आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, दोनों आके इन्वेस्ट करो पाकिस्तान में। सो आपकी सिक्योरिटी, आपकी इकोनॉमी, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि इस चीज़ से रिलेटेड हैं। आपके लिए बहुत बड़ी एक कंफर्ट जोन मिल जाएगी आपको अपनी डिप्लोमेसी में, अगर इनके मामला जो हैं वो किसी शक्ल में रिजॉल्व हो जाते हैं। सो ये प्रायोरिटी के नुक्ता निगाह से मैं समझता हूँ ये भी पैरेलल चीजें लेकर चलनी पड़ती है। अच्छा नजमुद्दीन शेख साहब, ये ईरान के हवाले से तो जो आज उनका एलामिया भी जारी हो गया, उन्होंने बड़ा सराहा भी वज़ीर आज़म के दौरे को, और वही रिवायती कह लें, रस्मी कह लें, बहुत सारी बातें वो भी आई हैं एलामिया के अंदर। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, हम चाहते हैं तनाज़ा जो है वो ख़त्म हो जाए, ना हो सऊदी अरेबिया और ईरान का। ईरान की तरफ से तो जिस तरह बात हुई कि एक वो विलिंगनेस है, सऊदी अरेबिया भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि भाई ये मामला जो है वो ख़त्म हो। अभी मंगल को वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे, वहाँ से आपको क्या तवक्कुआत हैं? सऊदी अरब हमारी, आपको क्या लगता है कि कितनी सुन सकता है, हम क्या कह सकते हैं वहाँ, वो जो सफारतकारी जिसको हम कह रहे हैं वो किस किस्म की हो सकती है हमारी तरफ से? देखिए, पहले तो जो यमन का जिक्र हुआ उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ पे भी हूतियों का किसी किस्म का राब्ता अब सऊदी अरेबिया के साथ हो रहा है कि इस मामले को किसी तरह बातचीत के ज़रिए सेटल किया जाए। यूएई ने अपनी वहाँ से अफवाज को हटा लिया है और उसकी वजह से नज़र आता है कि इसके इम्कान बढ़ रहे हैं कि हूती जब सऊदी अरेबिया के साथ बात करना चाहेंगे, और उसके लिए उनके पास रास्ते बहुत हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी यमनी इतने हैं और यमनियों के साथ उनका बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो मुझे लगता है कि पहले इक़दाम किए गए हैं कि हूतियों के साथ सऊदी अरेबिया की बातचीत हो और किसी तरह सुलह हो जाए, और उस सुलह में जो हूतियों का जवाबदारियां हैं वो हूती संभालें या यमन वाले संभालें, और उसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है हादी की, उसका भी एक किरदार होना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया उसके बगैर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए किसी किस्म की सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन इस वक्त मुझे इम्कानात उसके नज़र आ रहे हैं। पहली जो जेस्चर्स हैं वो हो चुके हैं हूतियों और सऊदी अरेबिया के दरमियान। दूसरा कि हमारा क्या किरदार होगा इसमें, देखिए सलासी या सहूलतकार उस वक्त कामयाब हो सकता है जब दोनों की ख्वाहिश हो। जब दोनों की ख्वाहिश हो तो फिर आप
एक किरदार अदा कर सकते हैं कि इसमें जो इख्तलाफात हैं उनको नैरो कैसे किया जाए और इसमें जो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट हैं उनको हाईलाइट किया जाए और डाइवर्जेंस की पॉइंट्स को निकाल दिया जाए। ये किरदार है जो कि सहूलतकार कहे या सलासी कहे, वो उसका रोल होता है। और इसमें मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों चाहते हैं कि हों, क्योंकि बहुत सारे अभी पैगाम आ चुके हैं कि सऊदी अरेबिया ने इनफॉर्मली दूसरों के रास्ते, और उन दूसरे के रास्तों में ओमान भी शामिल है, कुवैत भी शामिल है, उन्होंने ईरान की तरफ हाथ बढ़ाया है। जैसे यूएई ने बढ़ाया है, यूएई ने तो 2 वफ़द भेज चुका है। सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे जब अर्थक्वेक हुआ तो उसके लिए इमदाद भेजी और कुछ कोशिश की है कि इसको ठीक किया जाए। तो इस वक्त इमरान खान के लिए एक आसानी हो गई है, क्योंकि सलासी या सहूलतकार बनने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ में ये ख्वाहिश हो कि इस मसले का हल किया जाए और उसमें फिर कौन सी पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं उसको देखा जाए। तीसरी जो आपने जो अभी बात हुई कि साहब हमें ईरान की स्टेबिलिटी में बहुत दिलचस्पी है, ये बिल्कुल सही है और इसकी वजह से हमें अपनी जो सरहद है ईरान के साथ उसको बिल्कुल पुख्ता रखना है। गैस पाइपलाइन के अभी मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आते, ये बदकिस्मती है, लेकिन अभी जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ है हमारी तिजारत बढ़ सकती है, क्योंकि उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं जिन पे सैंक्शन नहीं लगती। जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में आएगा, खाना होगा, वो चावल चाहते हैं, वो गंदम चाहेंगे, वो दवाएं चाहेंगे, ये सब हमारी तरफ से जा सकती हैं और इस पर मुआहदा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि हम 5 अरब तिजारत यानी आप सारे ये कह रहे हैं कि अभी इस वक्त इस मामले में पाकिस्तान का जो सालिसी का या सहूलतकारी का किरदार है उसके लिए एक सिल्वर लाइनिंग जो है वो नज़र आ रही है, जो एहतशाम साहब ने भी कहा था। और सहूलतकार का काम ये है कि जो पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस हैं उस पर लाया जाए, वो देखे जाएं। थैंक यू वेरी मच नजमुद्दीन शेख साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी मामलात की तरफ जाएंगे और वो मामलात क्या हैं। धरना डेफिनेटली मौलाना साहब की तैयारियां, उनके रजाकारों की तैयारियां जारी हैं और इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नवाज शरीफ साहब ने एक ख़त लिखा जिस ख़त का बड़ा जिक्र हुआ कि एक तो हुसैन नवाज साहब को गया, हुसैन नवाज साहब ने कहा उन्हें मौसूल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा और वो ख़त जो है वो लेकर उनका वफ़द अभी पहुंच चुका है पेशावर। मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात के लिए धरने को लेकर स्ट्रेटजी जो है वो तरतीब दी जाएगी। आज भी अगर हम देखें कि जो गुज़श्ता चंद रोज़ से उनके कुछ वज़रा के सूबाई वज़रा के बयानात आ रहे थे, राजा बशारत साहब ने कहा कि हम इनको रोकेंगे, नहीं आने देंगे, हमारी फ़ोर्स जो है वो इनका मुकाबला करेगी। महमूद ख़ान साहब ने KPK के अंदर कहा कि हम इनको यहाँ से निकलने ही नहीं देंगे। आज शौकत यूसुफजई साहब ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर इन्होंने मदारिस के बच्चों को निकाला तो कानून हरकत में आएगा, क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी होगी, मुकदमा जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो महमल, आपको क्या लग रहा है कि ये बाकायदा तौर पे हुकूमत रोकने की तैयारी कर रही है कि इस मार्च को रोका जाए, मौलाना फजल रहमान साहब के या दीगर अपोजिशन पार्टीज़ के लोगों को रोका जाए? क्योंकि ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब का बयान तो बिल्कुल मुख्तलिफ आता है कि आ जाएं, कंटेनर भी देंगे, बट अब जिस तरीके से कानून का जिक्र हो रहा है, नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी का जिक्र हो रहा है, सो आपको क्या लग रहा है कि इस्लामाबाद नहीं पहुँच पाएंगे ये लोग? देखिए सादिया, पहुंच पाएंगे या नहीं ये तो डिपेंड करता है मौलाना के दस्तों पर, और जो मौलाना के लोग हैं वो आपको पता है कि बड़े इस टाइप के हैं कि वो मेरे ख्याल में पहुंच जाएंगे। अगर उनकी नीयत होगी और उनको ऑर्डर होगा पहुंचने का तो वो पहुंच जाएंगे, वो इशू नहीं। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जो इस वक्त कर रही है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट घबरा गई है। एक तरह गवर्नमेंट नेगोशिएशंस और डिस्कशंस की ऑफर कर रही है और वो चाह भी रहे, और उन्होंने हाँ जी, उन्होंने मुज़ाकरात की जो है बातचीत पीछे बैक चैनल पे कहीं चल भी रही है। लेकिन ये कि मौलाना के लोग ये कहते हैं कि हम किसी सूरत भी इनसे कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक तरह से समझ लें आप सादिया कि शायद मौलाना ने इस चीज़ को बड़ा पर्सनल भी लिया। इमरान खान साहब ने उन पर बड़े पर्सनल अटैक्स किए हैं। तो मौलाना हालांकि बड़े घाट सियासतदान है, सब कुछ दोनों ये आई एग्री, बहुत पर्सनल हो गया, बड़े रिजिड भी हैं,
वो बहुत रिजिड भी हैं इस चीज के ऊपर, तो वो रुकेंगे नहीं खान साहब के कहने पे। हाँ, अगर उनको लगा वैसे कि किसी वजह से रुकना पड़े या कहीं और से प्रेशर है, जिस तरह अभी तो कहते हैं कि उनको एक नॉड तो है कि जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। अलबत्ता देखना ये होगा कि आज जो है नून लीग के साथ उनके मुज़ाकरात कैसे जाते हैं। लेकिन देखिए नवाज शरीफ साहब ने तो मौलाना साहब के बारे में कि जो भी होगा, तो कहा जाता है कि वो किसी गर्म जगह पाँव नहीं रखते, तो आपका इंप्रेशन ये है कि नॉड है कहीं से? देखिए इस तरह, देखिए बात ये होती है ना कि एक तो जो लोग बहुत ये कह रहे हैं कि जी वो खुद ही कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं है नॉड, और वो इम्पेशेंट हो गए या वो डेस्परेट हो गए हैं। बात ये कि एक जो सियासतदान होता है, घाक सियासतदान की बात करें, मौलाना साहब से बड़ा घाक सियासतदान हमने देखा नहीं है। वो इम्पेशेंट या डेस्परेट नहीं होता, वो एक्चुअली बड़ा सब्र वाला होता है। कहते हैं मैं कर लूंगा, क्योंकि सियासतदान है ना, तो वो फिर वो दोबारा उनको होता है कि हम इंतजार कर लेंगे, हमारा भी वक्त आएगा। तो ये जो एकदम से उन्होंने इस तरीके से किया है, एक सोलो फ्लाइट ली है, बाकी पार्टीज का उन्होंने ख्याल नहीं किया, उनसे उन्होंने ज्यादा को मशवरा, क्योंकि वो कहते रहे उनको, मेरे ख्याल में पार्टीज ने ज्यादा उस पर कि नहीं अभी टाइम दे। फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि ठीक है फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ फैसला। अब दूसरी पार्टी, अपोजिशन पार्टीज उनके पास आ रही है ना। अब नून लीग में भी आपने देख लिया कि एक ग्रुप है जो कहता है कि टाइम दे, दूसरा ग्रुप मियां साहब ने खुद ही आकर कह दिया अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में कि हम तो इनके साथ हैं और जो कहेंगे मौलाना हम तो बिल्कुल, और हमसे गलती हुई पहले जो उन्होंने रेजिग्नेशंस की बात की थी। तो आप देखिए कि नून लीग के अंदर भी मुझे लग रहा है कि अब उनको, जब उनके कायद ने ये दे दिया कॉल, तो फिर उनको जाना तो पड़ेगा। और अभी जो एक चीज है कि जो मौलाना ने बड़ी क्लेवरली प्ले की है, वो ये है कि वो धरना तो इसे कह नहीं रहे, ना ही वो लॉकडाउन कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आजादी मार्च है। किसी को ये भी नहीं पता कि वो एक दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के सुनने में आया है। तो ये भी बड़ा क्लेवर है। वो कह रहे थे गवर्नमेंट कह रही है धरना लॉकडाउन, हम तो कह ही नहीं रहे। तो शाम साहब वो कहते हैं कि अगर हमें छेड़ा तो धमकियां देने वाले अपने घरों में भी महफूज नहीं होंगे। सो मौलाना के पास स्ट्रेंथ तो है, वो आप देखें, आपने देखी उनकी मशकें, वो 10-20 हज़ार लोग जो हैं वो कह रहे हैं सिक्योरिटी पे मामूर करेंगे। सादिया, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि एक अरसे के बाद मौलाना ने अपने आप को रेलेवेंट कर लिया है। अच्छा, देखिए ना, एक हालात ये हो गए हैं कि नॉट के साथ, नॉट के बगैर, हर दौर में रेलेवेंट है। देखिए नॉट वाली बात मुझे इसलिए नहीं लगती कि, लेकिन देखिए उनकी एक हिस्ट्री है। देखिए मुझे बताएं सादिया, वो कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट गए हैं? मैं वही कह रहा हूँ। देखिए पहली तो बात यह है कि ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसके खिलाफ वो उसको उतारने के लिए जा रहे हैं। वरना हमेशा हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, इवन नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, इवन मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट को जब किसी ने गिराने की कोशिश की तो मौलाना ने अपने कंधा ऑफर किया। बिल्कुल, ये पहली मरतबा किसी हुकूमत को साथिया वो हटाने के लिए जा रहे हैं। अब देखें, 2 वजूहत बड़ी सामने है। एक तो फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है, और जो अभी बात हो रही थी कि ज़ाती लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार। अब सूरत यह हाल है कि मौलाना की फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्यों है। देखें ना, अब तवातर के साथ नाकामियों को देखना पड़ा। अब शुरू हो जाए, MMA को रिवाइव करने की बात हुई, नहीं रिवाइव कर, वहाँ नाकामी हुई। फिर आगे चलें, आप देखें फाटा रिफॉर्म्स को रुकवाने की कोशिश की, वहाँ नहीं रुकवा सके। अपने साहबजादे को डिप्टी स्पीकर बनाना चाहते थे, वो नहीं हो सका। फिर आप देख लें मजहबी कार्ड, APC को मजहबी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर वहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश की, वहाँ नहीं हुआ, डिप्टी चेयरमैन को। अभी हालात ये हो गए कि आप देख लें कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों जो है ना, ठीक है, अब खुल के थोड़ा थोड़ा सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो डरे हुए हैं। उनको नहीं समझ आ रही कि मौलाना के कार्ड्स क्या है। देखें ना, एक तो मजहबी कार्ड जो खेला है ना, अब आप देख लें सबसे अहम चीज़ है कि इनकी रहबर कमेटी में जो 10 नुकात पे जो एग्रीमेंट हुआ, आखिरी नुकता ये उसका हादिया, उसमें कहते हैं कि जी 1973 की इस्लामिक शिकों को छेड़ने की हर सूरत में इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप मुझे बताएं कौन छेड़ रहा है? इसने बात की इस्लाम का खतरा किसको है, आप मुझे बताएं कोई बात है। इस्लाम की बेहतर खिदमत इन्होंने की है। तो ये क्या चीज़ है, ये साबित कर रही है कि जी, और फिर जिस तरीके से मौलाना बार बार ये बात कर रहे हैं सादिया कि जी 18 साल का लड़का तालिब इल्म है, वो वोट, उसके पास ID कार्ड है, वो वोट देने का हकदार है, तो अगर वो आएगा तो क्या है। उनको भी पता है, अपने लोगों को वो तैयार कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब साथ नहीं देते तो एहतजाज का हक भी वो आ जाएगा। मुझे जो लग रहा है कि ये यहाँ तक आने में तो शायद मुश्किलात होंगी, और वैसे भी 15 लाख तो छोड़ें यहाँ पे इस्लामाबाद में, आपने देखा देखे ना होगी जिस तरीके से लग रहा है। अगर 40,000 बंदा अगर आ जाए तो वो 40 लाख लग रहा होता है। फिर गाड़ियों में लोग दरियाई सफर की भी तैयारी हो रही है। अब ये तो नारेबाजी की हद तक तो बहुत कुछ है, लेकिन ये एक बात जो है ना, वो फैक्ट है सादिया कि गवर्नमेंट को दबाव में ले आए हम, ठीक है। अब वो बात है निगोशिएशन क्या होगी, किन पॉइंट पे जाके सुलह होगी, क्या होगा। मुझे याद है कि थोड़ा अर्सा पहले तक एक बात मौलाना साहब किया करते थे, जब सवाल पूछा जाता था जी आपके ख्याल में आपको अगर अप्रोच किया गया धरने को रोकने के लिए तो क्या करेंगे,
तो अब तो गुस्सा थोड़ा सा उनका ज़्यादा, पहले कहते थे चलें आने दें, जब आएगा तो हम देखेंगे, कौन से पूछेगा। हाँ। तो एक मुझे लगता है थोड़ा सा वो भी एक चीज़ छोड़ रहे हैं अपने लिए कि बातचीत अगर होती है तो उनको क्या मिल सकता है। नहीं, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है जनरल साहब कि अब शायद हुकूमत थोड़ा सा पैनिक करके शायद कहीं ना कहीं उनसे बात करना चाहे। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कभी इस चीज़ पर कायल नहीं थे कि अपोजिशन से बात हो, उन्होंने थोड़ा इंदिया दिया कि बात कर सकते हैं, शायद अब वो बात करना चाह रहे हों। अगर यही चीज़ पहले हो जाती, पॉलिटिकली एंगेज कर लेते अपोजिशन को, वो जिद तो है ना, वो तो हम भी मानते हैं वज़ीर आज़म साहब के अंदर, तो अगर ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, तो लेकिन अगर वो बात करना चाहें तो मौलाना इस पोजीशन में नहीं, आपको लग रहा है कि वो नहीं होंगे तैयार बात करने के लिए? देखिए ये तो He has decided. मेरी सोच ये कहती है कि मौलाना का धरना या मार्च होती ना होती, इमरान खान को या इस गवर्नमेंट को ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी चाहिए थी। ट्रू, ये जरूरी है, आप उनको ये डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वो इस सिस्टम का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सिस्टम का। वो इन्होंने नहीं किया, जो इस हुकूमत की अपनी कमजोरी है। अब ये है कि उसको एक्सप्लॉइट करना है तो मौलाना कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीज़ ये है हुकूमत की जो इस वक्त, मतलब हुकूमत के पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, मॉडल्स हैं जिनकी बुनियाद पे वो इस धरने को हैंडल कर सकते हैं। उनमें एक जो पॉलिटिकल ऑप्शन है जिसमें एक तरफ मौलाना के साथ नेगोशिएशंस और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर वो एलिमेंट्स जिनको वो मुख्तलिफ शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी को अगर ये इंदिया दे दिया गया है कि अगर इधर आप शामिल हुए, छेड़छाड़ की, तो हम सिंध की गवर्नमेंट ख़त्म करा देंगे। अच्छा, फुल टाइम। अच्छा, तो सिंध की गवर्नमेंट एक इस वक्त उनके लिए इतनी अहम है, जितने करप्शन के केसेस हैं इन सब के सबूत सिंध में हैं। अगर सिंध की गवर्नमेंट इनके पास रहती है तो ये टकरे मारते रहेंगे, वहां से वो इनको डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें और विटनेसेस नहीं आ पाएंगे। ओके, लेकिन अगर हुकूमत गिर जाती है तो सारा कुछ निकल आएगा और सजाएं देने में कोई बड़ा वक्त नहीं लगेगा, बड़ा थोड़ा वक्त लगेगा और तो ये सारे धर लिए जाएंगे। उसमें मुराद अली शाह भी होगा, सारे होंगे। सो देयर इज अ वेरी बिग स्टेक। सो और साथ डर ये भी है कि ये मजहब का कार्ड न खेले। लेकिन जल्ला साहब, आप नहीं समझते कि शुरुआत कर दी है फरियाल तालपुर साहबा के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया सादिया कि उनके साथ कोई मामलात ठीक करने की कोशिश की जा रही है, इस हद तक कि वो चाहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी इकट्ठे ना हो सके आपस में। नहीं, वो भी है, लेकिन एक चीज़ वाजे है कि अगर उनको आपने थ्रेट दे के किसी तरफ दूर रखना है तो वो मेरा ख्याल है वो खुद भी समझदार है, और ये हुकूमत उनको पहले भी थ्रेट देती रही है कि हम सिंध की गवर्नमेंट जो है वो गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं। पर सर हुकूमत जो मर्जी कह ले, वजीर आजम साहब कितनी दफा कह चुके हैं एनआरओ नहीं होगा, डील नहीं होगी, ये चीजें जब होनी होती हैं तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म को भी नहीं पता चलता। लेकिन ये भी एक चीज़ आप रखिए, आप ज़हन में रखें, कोई सियासतदान आज डील नहीं मांग रहा, ना ही वो इसमें इंटरेस्टेड है, किसी को जरूरत नहीं है। आपने अगर 2 अरब रुपए की करप्शन की है, उसमें से आपको 2, 4, 10 करोड़ रुपया चाहिए जो आप पूरे सिस्टम को खरीद रहे हैं। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन के ऊपर खरीद सकते हैं आदमियों को। ये जो अरशद मलिक वाला किस्सा हुआ, इसमें आपको नजर आता है कि पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और ये बड़ा बहुत ज़बरदस्त ये तरीका है कि आप अदालत के जरिए बरी होके जाएं, उसमें आपको सहूलत रहती है कि आपका पॉलिटिकल कैरियर भी बच जाता है और आपका पैसा भी बच जाता है। अगर आप डील करके जाते हैं तो पॉलिटिकल कैरियर भी जाता है और पैसा भी कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई और आपके पास है नहीं। एक ब्रेक ले लें, क्विक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इमरान खान साहब जब अपनी सुनामी लेकर इस्लामाबाद आए और 126 दिन का धरना दिया, उस वक्त के उनके आप बयानात देखें और आज के बयानात देखें तो लगता ऐसे ही है कि सिर्फ और सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं, बयानात वही हैं कि जी घर जाएं, इंतखाबात दोबारा होने चाहिए, साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे। सो मौलाना साहब या दीगर पार्टीज़ के रहनुमाओं की अगर आप बात सुने तो वो उस वक्त के इमरान खान के बयानात से मुख्तलिफ नहीं हैं, और हुकूमत की तरफ से जो बयानात हैं वो वही हैं जो अपोजिशन की तरफ से बयानात उस टाइम पे होते थे जो उस वक्त हुकूमत थी। तो बहरहाल महमद, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरीके से PMLN ख़ास तौर से कह रही है कि मौलाना साहब का साथ देने के लिए हम मजबूर हैं, हमारी मजबूरी बन चुका है क्योंकि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं। सो अगर इतनी ही मजबूरी थी तो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने एतराफ़ भी किया
कि हमें नहीं जाना चाहिए था जाली पार्लियामान के अंदर, इस्तीफे दे देने चाहिए थे, तो अब इस्तीफे क्यों नहीं देते? देखिए, एक चीज़ ये है कि सादिया, हमेशा इस्तीफ़ा तो बिल्कुल एक लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, कि फिर उसके बाद वापसी नहीं है। और इस्तीफे आप वो अगर दें तो इलेक्शन तो हो सकते हैं, लेकिन एक केओस और वो वाली चीज़ भी होगी। मेरे ख्याल में हुकूमत गिराना अभी शायद ऑपोजिशन का मकसद नहीं है। बेशक मौलाना कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि ये एक प्रोटेस्ट की एक कड़ी होगी, और आज उनको निकलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये बात सच है कि वाकई जब ऑपोजिशन अपने हलकों में जाती है, आपने खुद भी देखा होगा कि आप अगर आम बंदे से बात करें तो वो वाकई बहुत सख्त परेशान है। और जिन लोगों ने, जो लोग वोट लेकर आए हैं, वो MNA हो, वो MP हो, वो जब जाता है अपने हलके में वापस, तो वाकई उनको बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। अगर ये होता कि मौलाना अकेले निकल पड़ते और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती, तो फिर उनके लोगों ने उनसे असल में कहते हैं कैसी मौलाना ने भी एक बड़ी नहीं मैं अभी इस पे बात करता हूं। नहीं, और मौलाना की इसमें से मैं ये कहूंगी कि मौलाना हैज आउटस्मार्टेड बोथ PMLN एंड PPP बाय टेकिंग द लीड। हालांकि मैं मौलाना की इस चीज से एग्री, जो एक तो खैर रिलीजियस कार्ड बहुत डेंजरस है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि बेशक पिछले 126 दिन का धरना नून लीग ने बर्दाश्त किया था, लेकिन इतना लंबा जो धरना होता है, धरने वैसे ही जब डिसरप्ट करते हैं ना आपकी जिंदगी और मईशत को, एक आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो रही है। या तो आप एक जगह पर आके बैठ जाए ना कि ये जगह आपको दी हुई जी, डी चौक दिया या आपको एक ग्राउंड दिया है, आप इधर आके बैठ जाए और बस, ताकि बाकी जिंदगी चलती रहे, वो एक अलग चीज होती है। जिस तरह से PTI के धरने ने डिस्टर्ब की थी उस वक्त की मईशत भी और एक जिंदगी और डे टू डे चीजें, तो वो उसके तो मैं बिल्कुल वैसे भी खुद भी हक में नहीं हूँ, क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट है आपका, राइट टू प्रोटेस्ट, बट ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है कि राइट टू डिसरप्ट एवरीबडीज लाइफ। तो खैर एनीवे, ये मौलाना को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह करते हैं। एक ही जगह पे करते हैं क्या, आया कि पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं, या वो उधर कोई लड़ाई होती है, क्या चीज होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। और क्या होता भी है, किस तरीके से होता है, 31 तक पहुंचते भी है कि नहीं। फिर ये है कि जमातें इनके साथ क्या स्टेज पे होंगी, बड़े फेसेस इनके साथ स्टेज पे होंगे कि नहीं, ये भी देखना होगा, क्योंकि ऑपोजिशन में अभी इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनी कि आया के बिग लीडर्स उनके साथ बैठे होंगे कि नहीं बने, वो एंडोर्स कर रहे हैं उस तरीके से कि नहीं, लोग तो अपने वक्त अच्छा, अब एक चीज जो इस्तीफों के हवाले से हम बात कर रहे हैं जरा उस पे भी, क्योंकि पंजाब के हवाले से खबर ये है कि वहां से 60 से जायद जो MPs हैं उन्होंने अपने इस्तीफे पार्टी लीडर के पास जमा करा दिए। सो ये भी एक आपको लग रहा है आगे जाके इस्तेमाल हो सकता है, और वफाक के अंदर भी प्रेशर टैक्टिक। ये तो दोनों सारी पार्टियां सादी अपने अपने कार्ड्स खेलेंगी। देखिए, इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये धरना है या आज़ादी मार्च है, बस वोट ये था, वो कारकर्दगी थी। ये सब कुछ बंदे 500 बंदे वहाँ जाके भी चाइना में कहते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी अंदर कर दूँ, ये आप 1000 भी कर देते ना तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना अगर आपने कुछ किया होता। देखिए ना, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट जो नई आई है लेटेस्ट, वो कहती है कि 2% ग्रोथ रेट होगा मौजूदा माली साल में, एक अरसे के बाद कम तरीन, और 12% सादिया वो कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई अनऑफिशियली कहा जाता है इससे भी ज़्यादा है। देखिए ना, लोगों की कमर टूट रही है, लोगों को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो तो ये कह रहे हैं कि जी आप कुछ करके दिखाते। तो ये सारी पकड़ दकड़ मेरा ख्याल है जिसके लिए आज गिव एंड टेक कर रही है अपोजिशन, खासतौर पे नवाज शरीफ और जरदारी साहब, वो तो मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट को हटाना नहीं चाहते, वरना 6 लोगों की वजह से बैठे हुए हैं ना। अगर किसी को इशारा करना, ये जो एक बात हुई कि जी मौलाना को टैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है पीपल्स पार्टी और PMLN सिर्फ और सिर्फ जेलों से बाहर आने के लिए, बहुत दीदा बंदे वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसेशन चाह रहे हैं, उनको हुकूमत गिराने से कोई गरज नहीं है, इसलिए कि उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। मैं जो चीज़ यहाँ पे वादे करना चाह रहा था, जैसे मैमल ने बात की, देखिए बात यह है कि महंगाई है लेकिन महंगाई असल किस्सा नहीं है, क्योंकि महंगाई को ख़त्म करने का क्या मौलाना के पास सोल्यूशन है? मैंने कई दफ़ा इनसे सवाल किया है कि 73 के आइन के तनाजुर में कुछ हो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, 73 के आइन जिन्होंने बनाया था वो खुद बड़ी उनके दौर में महंगाई हुई, क्योंकि उन्होंने साहब माजर के साथ अखराजात कम हो सकते थे ना। आप 48 मेंबर कैबिनेट है, उसमें 20 बंदे अनइलेक्टेड बैठे हैं, आप कह रहे थे कि मैं 15 लोगों से काम चलाऊंगा, तो लोग सवाल कर रहे हैं ना, उस पे आते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, बात यह कि 1947 से लेके आज दिन तक जितनी भी तहरीकें चली हैं, जिससे हुकूमतें गिरी हैं या हुकूमतों को मसाइल आए हैं, उनमें एक भी महंगाई के नाम पे नहीं थी। 1971 में सोना 170 रुपये तोला था, क्या उससे लेके 50-55 हज़ार तक जब गया तो महंगाई नहीं होती रही थी?
ये इतने सालों में सब महंगाई हुई, दुनिया हर दौर में रोती रही है, लेकिन महंगाई के ऊपर कभी भी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। जितनी तहरीकें मुसीबत बनी है वो मजहब के नाम पे बनी है। मजहब के नाम पे बनी है। मजहबी कार्ड ने इस मुल्क को खैबर से लेके तो ये बात दुरुस्त है। पैरालाइज करके रखा और धरने से हुकूमत कोई नहीं गई, और धरने से जज बहाल तो जज बहाल हुए लेकिन इमरान हुकूमतें खान नहीं साहब गई। नहीं गिरा सके, इनकी मौलाना हुकूमत बच्चा नहीं इस्तीफा है, नहीं ले मौलाना ने सके। नामूस से रिसालत पे पैसा इकट्ठा किया है, लोगों को रसीदें नामूस से रिसालत की पकड़ाई हैं। मौलाना जिस आग से खेल रहा है वो बहुत खतरनाक है, और मेरा अपना अंदाजा है कि आखिर में आके ये होगा यही। तो आपको भी ये लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा जब वो यहाँ पे वो मजहब कार्ड लेकिन इस्तेमाल करेंगे धरने के दौरान, तो आप कह रहे अगर हैं लोग धरना साथ नहीं होता देंगे। है, वरना तो उससे पहले हुकूमत बहुत कुछ ओके, कर सकती है चलिए। अगर करना चाहे। चलें देखते हैं कि फिर क्या आगे मौलाना की स्ट्रेटजी होती है। और इमरान आज खान की का भी आज तो मुलाकात दूसरा- से खबरें आती हैं जो इमरान खान का पीएमएलएन भी के वक्त दूसरा की हो रही है धरना। मौलाना जाट शाह साहब कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही ये पैदा नहीं होगा नहीं होता कि धरना। अब वो हाँ वो हो कहते सकता नहीं ना आएंगे। बट आई हैव टू वाइंड अप हियर। जनरल साहब आपका, एहतशाम साहब आपका और महमल आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।